चलिए, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेट ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आशीष तिवारी आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1। कौन सा था? द लिविंग वर्ड। उसमें जो पार्ट 1 आपने पढ़ा था, व्हाट इज लिविंग। उम्मीद है कि आप सबने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा होगा और काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, डेड क्या है। उसके बाद इसका जो सेकेंड टॉपिक शुरू होता है वो क्या है? वो है कि डाइवर्सिटी की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या है, किसमें हम बात करेंगे? लिविंग वर्ड में। डाइवर्सिटी का मतलब सिंपल सा होता है वेराइटी इन लाइफ। ठीक है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, तो और माइक्रोब्स भी हैं। तो इस अर्थ के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो भी वेरिएशन है उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो टॉपिक नंबर 2 है हमारा, चैप्टर 1 में, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्लियर? चलिए तो देखते हैं यहां पर आपको इस टॉपिक में क्या डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि लिविंग चीजें क्या हैं, तो उसमें माइक्रोब्स की बात हुई, प्लांट्स की बात हुई, और हम लोगों ने क्या पढ़ा? एनिमल्स। ठीक है, अब आप जब भी देखते हैं बाहर तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स, माइक्रोब्स में भी बैक्टीरिया है, फंजाई है, उसमें भी बहुत सारा वेरिएशन है। तो आखिर इन सारी चीज़ों को हम कैसे समझें, कैसे पढ़ें, और उसका कैसे हम उसकी नेमिंग करेंगे, कैसे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ये सारी बातें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी क्या है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम इसको किस तरीके से समझेंगे। देखिए, तो यहां पर एक पॉइंट आपको दिख रहा है कि द अर्थ होस्ट अ वास्ट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, अर्थ के ऊपर बहुत सारी वैरायटी, आपको अभी मैंने कहा ना कि प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स की दिखती है। तो अर्थ ही एक तरीके से हमारा क्या है? घर है। ठीक है, हम भले अपना अपना अलग अलग घर बना के रह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारा जो मेन हाउस है वो क्या है? ये अर्थ है। अगर अर्थ ही नहीं होगी तो हमारे घर वगैरह जो भी हम जहाँ रहते हैं वो सारी चीज़ें मिट जाएंगी। तो जो भी हमारा हैबिटेट है, जहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, कोई भी फ्लोरा हो या फौना हो, वो सब है कहाँ पर? तो वो सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर ही सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, तो हम अर्थ को अपना घर समझ सकते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज known and described ranges between 1.7 to 1.8 मिलियन। इस पूरे अर्थ के ऊपर जो भी स्पीसीज यहां पर सर्वाइव कर रही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन में है। इतना बड़ा जो रिकॉर्ड है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका प्रॉपर एनालिसिस, उनकी स्टडी, उनकी नेमिंग, उनका क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। और उसी में हम बायोडाइवर्सिटी की बात करने वाले हैं। अगला जो चैप्टर आएगा उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी थोड़ा सा आगे इसमें हम देखेंगे किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, कौन कौन से कैटेगरीज बनाई गए हैं, कौन कौन से किंगडम बनाए गए हैं। तो इतना जो लार्ज डाटा है, इतनी सारी जो स्पीसीज हैं, इनकी एनालिसिस कैसे की गई, वो सारी बातें यहाँ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसमें एक चीज बता रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी मींस, बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिंपल सा है। बायो मतलब क्या होता है बेटा? लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। तो लाइफ में जो वैरायटी है, लाइफ में जो वेरिएशन है, उसकी स्टडी को कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो यहां पे देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी मींस द टोटल वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, टोटल, टोटल मतलब आप देख रहे हैं ना, हर चीज की हम एनालिसिस करेंगे। केवल ह्यूमन की नहीं बात करेंगे, केवल प्लांट्स की बात नहीं करेंगे, केवल माइक्रोब्स की बात नहीं करेंगे, हम सारी चीजों को देखेंगे। तो वो सारा जो टोटल वेराइटी है इस अर्थ के ऊपर, उसको हम कहां पे कंसीडर करते हैं? बायोडाइवर्सिटी में। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं, वेराइटी इन लाइफ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? अब इसमें आगे देखें तो एक चीज और समझनी है आपको कि जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग डिस्कवर्ड। आपको पता है साइंस लगातार वर्क कर रही है, नए नए प्लांट्स, नए नए एनिमल्स हमें मिलते रहते हैं। तो वो जो भी नया ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है उसको हम यहाँ पर कंसिडर करते चलते हैं, उनको इसमें इंक्लूड करते रहते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन करके और उनको प्रॉपर एक क्लास और एक किंगडम में इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगा उसको कॉन्टिन्यूसली हम क्या करेंगे? इस क्लासिफिकेशन में कंसिडर करते चलेंगे, क्योंकि लगातार नए नए प्लांट और एनिमल्स की रिसर्च होती रहती है। दिस वेराइटी रिक्वायर्स प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर।
कोई भी नया प्लांट और कोई भी नया एनिमल अगर मिलेगा तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी क्या, कि हम उसका क्लासिफिकेशन करें, उसका नॉमेनक्लेचर करें, क्योंकि जब तक उसका नाम नहीं होगा, जब तक वो क्लासीफाई नहीं होगा तो हम उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे। आज आप देखते हैं बाहर बहुत सारे प्लांट हैं, तो आपको उस प्लांट का नाम पता है, ठीक है, वो किस तरीके के उसमें फ्रूट्स होंगे, क्या उसकी क्वालिटी है, ये सारी बातें आपको पहले से पता है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक समय ऐसा रहा होगा कि लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या है, कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है, ठीक है। ठीक, ये चीज़ आप कभी फील कैसे करोगे, जब मान लो कहीं आप बाहर घूमने गए, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट में गए या किसी दूसरी कंट्री में गए और वहाँ आपने कुछ ऐसे एनिमल देखे या प्लांट देखे जो पहले आपने नहीं देखा था, तब आपको लगता है कि इसका क्या नाम है, आखिर ये एनिमल क्या है, क्या फूड खाता होगा, कैसे ये सर्वाइव करता हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को आप जानते हो, समझते हो, अब जैसे अब आपसे कहा जाए कि काऊ है, डॉग है, ये सब क्या खाते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, तो आपको सारी बातें पता हैं, उनका कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह कंडीशंस में वो रह रहे हैं, तो वो सारी बातें आपको पता है, कोई पूछेगा तुरंत बता दोगे। लेकिन एक ऐसा एनिमल जिसको तुम जानते नहीं हो, कभी देखा नहीं है, उसके बारे में अगर आपसे डिस्कस किया जाएगा तो आप कुछ भी बता नहीं पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि फिर आप पढ़ना शुरू करोगे, रिसर्च देखोगे, गूगल पर सर्च करोगे कि ये एनिमल कौन है, फिर पता चलेगा कि ये एनिमल इस किंगडम को बिलोंग करता है, फिर उसके बॉडी फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी पर बात करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस जो है हमारी, वो लगातार इस पे काम कर रही है, किस पे, आइडेंटिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन पे और नॉमेनक्लेचर पे, जिसकी वजह से हम आज आसानी से एनिमल्स और प्लांट्स को क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो भी वर्क हो रहा है वो किस लिए है, इस बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए। क्लियर है? चलिए अब इसमें हम आगे देखेंगे। यहां पर देखिए जो थोड़ा सा एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एनिमल से लेकर के माइक्रोब्स, पूरा एक प्रोसेस दिख रहा है जिसमें एक इकोसिस्टम मेंटेन है, इसमें हर तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि हर एक इकोसिस्टम में एक फूड चेन होती है। फूड चेन की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा, प्लांट से। प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। तो ये पूरा एक सिस्टम बनता है, उसी सिस्टम से चीजें चल रही हैं और सब के सब सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे, बाहर से कोई प्रॉब्लम्स करेंगे, पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है उसमें जो फ्लोरा है, जो फॉर्मना है, वो भी डिस्टर्ब होंगे और कहीं ना कहीं फिर स्पीसीज का क्या होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। हमारी डाइवर्सिटी भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, लॉस होने लगेगी। उसमें बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आप 12th में पढ़ोगे, एक चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो वहाँ पे सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि कौन कौन से स्पीसीज हैं जो पहले थी अब नहीं है, या क्यों स्पीसीज का लॉस होता है, क्या रीज़न है। तो ये सारी बातें उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमें समझना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसका क्लासिफिकेशन वगैरह कैसे करते हैं। चलिए अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमी, है ना। अभी जैसा कि आपने पढ़ा कि कोई भी जो नया एनिमल आपको मिल रहा है, नया प्लांट आपको मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। क्योंकि जब तक आप क्लासिफाई नहीं करोगे, जब तक आप उसकी नेमिंग नहीं करोगे, तो उसके बारे में समझाना लोगों को या समझना खुद को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग नेमिंग पे काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। बायोलॉजी में दो ब्रांचें आप देखते हो, एक होती है कौन सी, जूलॉजी, और एक होती है बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो वहीं पर एनिमल्स और प्लांट दोनों की नेमिंग होती है, दोनों का नॉमेनक्लेचर वगैरह होता है, तो वहां पर हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमी एक्चुअली में है क्या, देखिए इसमें कहा गया है कि इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन, पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हो और फिर हम उसका नाम करते हैं। ये तीन बातें किस कैटेगरी में आएंगी, वो टैक्सोनॉमी में आएंगी। जब आप टैक्सोनॉमी पर काम करोगे तो इन चीज़ों को तुम्हें इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। क्लियर? अब आखिर इसमें होता क्या है, जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है हम उसको क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है, इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज कॉल्ड टैक्सा। देखिए कोई भी एनिमल, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी एक एनिमल देखते हैं तो वो किस कैटेगरी में है, जैसे मान लीजिए डॉग है। अब डॉग का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़, डॉग क्या है, वो मोनेरा में आता है, वो प्रोटिस्टा में आता है, वो फंजाई में आता है, कि प्लांट में आता है, कि एनिमल्स में आता है। तो आपने कहा कि वो एनिमल है, ठीक।
अब एनिमल में वो कौन सा है, किस तरीके का एनिमल है? एनिमल तो बहुत सारे हैं। अब एनिमल में भी बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं, वो पाइसेस है, वो इनवर्टिब्रेट्स है कि वर्टिब्रेट्स है। वो फिर पाइसेस में मान लीजिए आपने कहा कि वो वर्टिब्रेट्स है, तो वो पाइसेस में है, एम्फीबियंस में है, रेप्टाइल्स में है, कि एप्स में है या मैमल्स में है। तो फिर आप कैटेगराइज करते हो तो कहते हो नहीं ये मैमल में आ गया, ठीक है। अब मैमल्स में भी कैटेगराइजेशन शुरू होता है, फिर उसका क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है ना, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग टैक्सोनॉमी में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए ये चीज़ें, इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले उसकी स्पीसीज, स्पीसीज से ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम, फाइलम के ऊपर किंगडम, ठीक है। इस अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल या प्लांट या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, ठीक। अभी आगे पढ़ेंगे। तो एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम होते हैं, एक फाइलम में बहुत सारी क्लास होती हैं, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली होती हैं, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस होते हैं और एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। तो ये पूरा एक सीक्वेंस होता है, इसी को कहते हैं हायरार्की सिस्टम, ठीक है। अब जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो आप कह दो कि हम अर्थ पे रहते हैं, तो क्या तुम्हें कोई ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि आपने अपना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिया है। फिर वो तुमसे पूछेगा अर्थ पे कहाँ रहते हो, तो तुमने कह दिया कि हम जो है एशिया में रहते हैं, तब भी कोई नहीं ढूंढ सकता। फिर वो पूछेगा एशिया में कहाँ रहते हो, तो तुमने कहा कि हम इंडिया में रहते हैं। अब धीरे धीरे वो तुम्हारे करीब आता जा रहा है, ठीक है। अब इंडिया में कहाँ रहते हो, फिर कहा आपने यूपी में रहते हैं। फिर यूपी में कहाँ रहते हो, तो फिर आपने बताया कि हम लखनऊ में रहते हैं। फिर लखनऊ में कहाँ, तो आपने अपना फिर एड्रेस बताया। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आपने अपना क्या बताया था, किंगडम, एक लार्ज स्केल था, उससे छोटा फाइलम, उससे छोटा क्लास, ऐसे एक हायरार्की सिस्टम होता है। आपके स्कूल में भी एक हायरार्की सिस्टम होता है, सबसे ऊपर कौन होता है, एमडी होता है, डायरेक्टर है, फिर उसके बाद में मैनेजर्स हैं, फिर प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर टीचर्स हैं। इस तरह से एक पूरी हायरार्की सिस्टम होती है, उसी सिस्टम में हमें चीज़ों को समझना होता है। तो क्लासिफिकेशन का भी एक क्राइटेरिया है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी एक क्लास होती है, क्लास के आगे सेक्शन होता है, आपका एक रोल नंबर होता है। ये सब क्यों होता है? ताकि आपको आसानी से ढूंढा जा सके, ठीक है। अदरवाइज आपके स्कूल में जाएं और आपसे कहेंगे हमें उनसे मिलना है, तो हो सकता है आपके नाम के कई सारे बच्चे होंगे, तो बड़ी कन्फ्यूज़न होगी। तो उस वजह से एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाता है ताकि चीज़ों को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। क्लियर है? तो टैक्सोनॉमी में हम लोग इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। अब आज देखिए क्या है जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, ठीक है। आज के समय में हम जब भी टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक बाहर से जो चीज़ें हम देख रहे हैं प्लांट में, उसकी रूट, उसका स्टेम, उसका लीफ। अगर हम एनिमल देख रहे हैं तो उसके बॉडी, इसकी स्किन कैसी है, बॉडी के ऊपर जो ऑर्गन है वो कैसे हैं एक्सटर्नल, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर हम बात करते हैं उसकी एनाटॉमी। मान लीजिए मॉर्फोलॉजी मैच कर रही है तो हम क्या देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। और फिर और भी देखेंगे वहाँ पे सेल उसकी कैसी है, वो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, क्या है, अरे वो सेल का स्ट्रक्चर भी देखते हैं। उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, ठीक है, वो ओविपेरस है, विविपेरस है, कैसा है वो, ठीक है। एंड लास्ट में हम उसकी इकोलॉजी को समझेंगे, वो कहाँ रह रहा है, वो एक्वेटिक है, वो टेरेस्ट्रियल है, वो एरियल है। तो ये सारी बातें प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद हम एक क्लासिफिकेशन पे पहुँचते हैं, तब जाके चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। क्लासिफिकेशन में बहुत सारे पुराने क्लासिफिकेशन थे जहाँ पर 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम भी आए, बट समय के साथ साथ वो सारे क्लासिफिकेशन फेल होते चले गए क्योंकि वहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी कि एनिमल्स क्या है। जैसे आपने कहा कि कोई भी एनिमल आपने कहा कि ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बट एक्वेटिक में तो बहुत सारा वेरिएशन है, वहाँ पे यूनिसेलुलर भी है, वहाँ मल्टी सेलुलर भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस एनिमल की बात कर रहे हैं? तो एग्जैक्ट प्रॉपर हमें क्या देखना है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। अगर ये सारी बातें आप प्रॉपर एनालिसिस करके कोई क्लासिफिकेशन करेंगे तो एरर के चांसेस कम होंगे और चीज़ें आसानी से आइडेंटिफाई हो पाएंगी। क्लियर है? तो ये यहां पर था आपका टैक्सोनॉमी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी से आगे बढ़ते हैं तो सिस्टमैटिक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक नाम दिया है ना, सिस्टम। सिस्टम से आप समझिए ना, जब भी कोई काम करना होता है तो आप क्या कहते हो, ये काम सिस्टम से करना है, ठीक है। जब भी कुछ बुरा होता है तो आप कहते हो अरे इंडिया का सिस्टम ही सही नहीं है, ठीक है। मतलब सिस्टम का मतलब है कि जो आपके चीज़ों को क्या कर रहा है, आसान बना रहा है, ठीक है।
एक सीक्वेंस आपको दे रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये इस तरह से करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो जहाँ पर एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीज़ें हो रही हैं वहीं आपको लगता है कि हाँ यहाँ का सिस्टम सही है, और जहाँ चीज़ें उटपटांग चल रही हैं इधर उधर, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या है, तो आप कहोगे कि सिस्टम खराब है। ठीक है, तो सिस्टम आखिर उसी सिस्टम से यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, क्या, सिस्टमैटिक्स। क्लासिफिकेशन का भी एक सिस्टम होता है, उसमें देखिए क्या कह रही है कि जो सिस्टमैटिक्स है ये कहाँ से आया है, डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टेमा। ठीक है, सिस्टेमा से ये बना है। सिस्टेमा नेचुरी एक बुक भी थी, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन पे लिखी गई है। तो यहाँ पर ये तरीका आपको बताएंगे कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या डील करता है ये, इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे आपसे कहा जाए क्लासिफिकेशन तो चलिए नेमिंग की बात है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इस अर्थ के ऊपर पहले कौन आया। ठीक, अब आपसे कहा जाए आप जो भी एनिमल बाहर देखते हो, काऊ है, डॉग है, गोट है या ह्यूमन है, अब आपसे पूछा जाए इसमें सबसे पहले कौन आया, पहले ह्यूमन आया कि डॉग आया कि कैट आई, क्या आया, तो अब आपको तो पता नहीं है। ठीक है, तो आप किताबों में पढ़ोगे, तो किताबों में कहाँ पढ़ोगे जा करके, इवोल्यूशन में पढ़ोगे। इवोल्यूशन में वहाँ पर बताया गया है, सीक्वेंस बताया गया है, कौन सा एनिमल कब आया, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, एक सीक्वेंस आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे आप बताते हो कि प्लांट्स में सबसे पहले कौन आया, थैलोफाइट्स, एल्गी, फिर कौन आया, ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, एक सीक्वेंस है। एनिमल्स के केस में पहले इनवर्टिब्रेट्स, फिर वर्टिब्रेट्स, फिर उसमें पाइसेस, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर एप्स, फिर मैमल्स, फिर मैमल्स में भी कैटेगराइजेशन है। तो एक पूरा जो है एक जियोग्राफिकल स्केल है, उसमें पता चलता है कि अर्थ पे कब कौन सा एनिमल किस तरीके से डेवलप हुआ और वो किस तरीके से उसका एवोल्यूशन हुआ, क्या पैटर्न रहा है, वो सारी बातें हम यहाँ एनालिसिस करते हैं सिस्टमैटिक्स में। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ आती है कि इसमें जो भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आप देखोगे तो एक चीज़ आपको क्या मिलेगी, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अभी आपने क्या कहा था इससे पहले टैक्सोनॉमी में, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। बट सिस्टम क्या कहता है, नहीं, पहले आइडेंटिफाई करिए, फिर उसका नाम रखिए, फिर उसे क्लासिफाई करिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने उसको एक सिस्टमैटिक वे में कन्वर्ट किया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये सीक्वेंस सही है और इसी बिहाफ पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, चीज़ों नॉमेनक्लेचर पे बात करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो सिस्टमैटिक्स है उसमें हम क्या है कि हर चीज़ की बात करते हैं, इवोल्यूशन रिलेशनशिप की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले टैक्सोनॉमी हुई, फिर आ गया सिस्टमैटिक्स। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें एक चीज़ जो अभी आपने कहा था ना, आइडेंटिफिकेशन क्या है। भाई मान लो आप कहीं गए, आपको कोई नया प्लांट या एनिमल मिला, तो आप उसे आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करते हो, कंपैरिजन करते हो कि हाँ इसको, इसके जो है, इसके 2 हाथ हैं, इसके 2 पैर हैं, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसका फेस ऐसा है, तो एक कंपैरिजन होता है। उसी कंपैरिजन से फिर आप धीरे धीरे उस एनिमल या उस प्लांट के बारे में आप एक डाटा तैयार करते हो अपने माइंड में, फिर कहते हो कि हाँ ये उससे मिलता जुलता है, ये भी उसी तरीके का प्लांट है या उसी तरीके का एनिमल है। तो आइडेंटिफिकेशन में हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, वो क्या है, देखिए आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि रिकॉग्नाइजिंग एंड कंपेयरिंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, हम बात कर रहे हैं बेटा सिमिलैरिटी की, और हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस की। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं। भाई आप किसी से कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे, या तो कुछ चीज़ें वहाँ मिलेंगी या कुछ चीज़ें अलग होंगी, तभी तो आप उसके बारे में आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को हम टिक करते रहते हैं कि हाँ ये चीज़ें मैच कर रही हैं, ये चीज़ें अलग हैं। जैसे अगर आपको कंपेयर करना हो किसके बारे में, ह्यूमन में और किसी दूसरे एनिमल्स के बारे में, मान लीजिए मंकी और ह्यूमन, ये कहा जाता है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन जो है वो मंकी से हुआ है ना। तो अब आप बताइए दोनों में अगर कंपैरिजन करना हो तो आप देखोगे कि हाँ वहाँ पर भी 2 फोर लिम्स हैं, यहाँ पे 2 हिंड लिम हैं, ये सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंसेस के फॉर्म में क्या है, डिफरेंसेस के फॉर्म में अगर देखोगे तो क्रोमोसोमल डिफरेंसेस तो ही है। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में थोड़ा सा जो है स्ट्रेट बॉडी हम ह्यूमंस की है, उसकी थोड़ा फेस में काफ़ी चेंजेस है, स्कल थोड़ा सा चेंज है। तो कुछ चीज़ें वहाँ हमारी सिमिलर हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, तो इसी के बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मंकी है और ये ह्यूमन है। क्लियर। दूसरी चीज़ हम देखते क्या है कि
मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर स्टडीड। ठीक है, जब भी आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो आप क्या देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं उसकी, या आप उसकी क्या देखोगे, एनाटॉमी, या फिर किसकी बात करेंगे हम लोग, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बाद सेल स्ट्रक्चर का भी हम एनालिसिस करते हैं। बट आइडेंटिफिकेशन में मेनली हम जो देखते हैं वो क्या है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। ठीक, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से जो कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। एनाटॉमी में इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी करके हम पता करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग कंफर्म करके तब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर ये पता चल गया कि हाँ ये ह्यूमन है, ये मंकी है। अब बात आती है नेमिंग की, बात करते हैं। तो नेमिंग में हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक हम कोई भी जो नेमिंग का तरीका होता है, दो तरीके के नाम होते हैं, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। तो हम एक स्टैंडर्ड नेम की बात करेंगे जिससे कोई एरर ना हो और वो अलग रहे, ऐसा ना हो कि उसी एक ही चीज़ के 10-12 नाम हो गए, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो एक स्टैंडर्ड नाम देने का तरीका क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं और उसमें कोई एरर के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पर ICBN और ICZN ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना सिस्टम बनाते हैं, जो रूल बनाते हैं नेमिंग कैसे करनी है। ICBN, ठीक है, ये बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए होता है। ICZN ये जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए है। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर प्लांट्स की नेमिंग करते हैं और इसमें हम किसकी नेमिंग करेंगे, एनिमल। ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, तो एनिमल और प्लांट की नेमिंग के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेमिंग का तरीका, उसका क्या सिस्टम है, कैसे क्लासिफिकेशन करना है, कैसे नेमिंग करनी है, वो सारी बातें ये डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलिए अब आगे यहाँ पर देखेंगे कि जो भी नेमिंग होती है, मैंने कहा ना नेमिंग दो तरीके की होती है, एक कॉमन नेम और एक साइंटिफिक नेम। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, देखिए हम पढ़ेंगे क्या, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक, बाइनोमियल मतलब दो नाम, टू नेम नेमिंग सिस्टम। बाइनोमियल का मतलब होता है टू नेम नेमिंग सिस्टम, टू नेम नेमिंग सिस्टम। टू नेम नेमिंग सिस्टम में हम दो चीजों को मिला के एक नाम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एनिमल दिख रहा है आपको, ठीक, इसका कॉमन नेम क्या है, टाइगर। ठीक है, बट इसका साइंटिफिक नेम अगर हम देखें तो टाइगर का जो जीनस होता है, इसका जो जीनस है, ठीक है, वो क्या है, पैंथरा। ठीक, और इसका जो स्पीसीज है वो क्या है, टिग्रिस। ठीक है, तो पैंथरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। जब भी हम लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, उसका जीनस लिखेंगे, फिर उसका स्पीसीज लिखेंगे। तो यहाँ पैंथरा पहले लिखते हैं और टिग्रिस बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो पैंथरा लियो जो टाइगर है वो तो पैंथरा टिग्रिस है, जो लॉयन होता है उसे क्या बोलते हैं, पैंथरा लियो। मतलब एक जीनस के अंदर कई सारी स्पीसीज आ सकती हैं। तो जब भी हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो बेटा वहां पर हम दो नाम रखते हैं, एक जीनस और दूसरा स्पीसीज, तब जाकर के इसका एक साइंटिफिक नेम बनेगा जो यूनिवर्सल होगा ऑल ओवर वर्ल्ड। क्लियर, तो यहां पर जब भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करोगे तो एक साइंटिस्ट का नाम याद आता है, कैरोलस लिनियस। इन्होंने इस पे काम किया है, इन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं बेटा। इसमें पहला होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जिसमें हम उसकी स्पीसीज की बात करते हैं। एग्जांपल जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये मैंगो का नाम है। तो मैग्नीफेरा उसका क्या है, जीनस नेम है, जेनेरिक नेम है, और इंडिका उसकी स्पीसीज है। तो इन दोनों को मिला करके ये क्या बन गया, इसका साइंटिफिक नेम बन गया। क्लियर, रूल्स क्या कहते हैं इसके, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में पहला रूल है कि नेम आर इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड। ठीक है, इसका जो नाम होता है, जो लिखा जाता है वो इटैलिक होते हैं, और उनको जब टाइप करते हैं, लैटिन वर्ड जो होते हैं वो उनको टाइप करेंगे तो इटैलिक कर देंगे, या अगर आप हैंड रिटन में लिखेंगे तो उसे अंडरलाइन करना होता है। तो ये इसका पहला रूल है। दूसरा, जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जब भी आप कोई जीनस रखते हैं, जैसे मैग्नीफेरा लिखा है तो पहला लेटर इसका कैपिटल होगा, M कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और स्पीसीज जो होगा उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, स्मॉल लेटर से। जैसे इंडिका है तो इंडिका का पहला लेटर क्या है, I, वो स्मॉल लेटर से लिखा गया है। ये इसका रूल है। ठीक है, और देखिए इसको इटैलिक किया गया है। ऑथर नेम में बी एडेड,
ठीक है, लिन। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कोई नाम है, किसी साइंटिस्ट ने दिया है, किसी ऑथर ने दिया है, तो उसके आगे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि लिन किसने दिया है। तो जो साइंटिफिक नेम है उसमें हम ऑथर का नाम भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जीनस, स्पीसीज उसके बाद लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका रूल है किसका, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला क्या होता है, जेनेरिक नेम, और दूसरा क्या होता है, स्पीसीज नेम, ठीक है, या उसको हम कह सकते हैं उसकी स्पीसीज क्या है। तो मैग्निफेरा इंडिका में मैग्निफेरा क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है, उसकी स्पीसीज है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं। जैसे हम ह्यूमन का क्या है, होमो सैपियन, तो होमो हमारा जीनस है और स्पीसीज जो है हमारी कौन सी है, सैपियन है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी बेटा, क्लासिफिकेशन, ठीक। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन में हम क्या चीजें देखते हैं वो देखिए। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, ठीक। जाहिर सी बात है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो आप कहोगे अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक ग्रुप अकॉर्डिंग टू फीचर्स, अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी। जिसका कैरेक्टर सेम रहेगा उसको एक ग्रुप में डाल दोगे, जिसके कैरेक्टर्स अलग है, डिफरेंट है, उनको अलग कर दोगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपको मान लीजिए 10 एनिमल आपको दिए गए, ठीक। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके पास जो है एक एनिमल है, एक फिश है, ठीक है, एक आपके पास फ्रॉग है, एक आपके पास काऊ है, डॉग है, गोट है, ठीक है, स्नेक है, ठीक है, कोई बर्ड आपको दे दी गई है, ठीक है। इतने सारे एनिमल आपको दिए गए हैं। अब आपसे कहा गया है इसको क्लासिफाई करिए। अब आप इनमें क्या करोगे, सिमिलरिटी ढूंढना शुरू करोगे। तो सिमिलरिटी के हिसाब से देखोगे तो फिश पानी में रहती है, क्या कोई और है जो एक्वाटिक नेचर का है, फ्रॉग है। लेकिन फिश और फ्रॉग क्या दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, नहीं, ये एम्फीबियंस में आता है, तो ये एक अलग ग्रुप हो गया, ये एक अलग ग्रुप हो गया। फ्रॉग के साथ कोई और आ सकता है, फ्रॉग के साथ काऊ वगैरह नहीं, फ्रॉग एम्फीबियंस में आता है तो इसके साथ भी कोई नहीं है, ठीक है। स्नेक की बात करें तो स्नेक रेप्टाइल्स में आते हैं कैटेगरी में, उसमें और कोई कैटेगरी का नहीं है, ये भी हट गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी उस कैटेगरी में नहीं रहेगा। बर्ड की बात करें तो ये फ्लाइंग नेचर है, ये इसका नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर काऊ, डॉग और गोट ये सब मैमल्स में आते हैं, इनका लगभग जो फीचर्स है वो मैच करता है, ठीक है, तो ये एक कैटेगरी में आ गए। तो ये क्लासिफिकेशन क्या हुआ, आपने इनको उठा के एक ग्रुप में डाल दिया। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हमें मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, हम उनको सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बिहाफ पे उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या, ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इनटू टैक्सा। और फिर सिमिलरिटी के हिसाब से, जैसे आपने कहा ना कि ये तीनों क्या हैं, इन तीनों भाई एनिमल तो सब हैं, बट उस एनिमल्स में वो क्या है, वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट भी लगभग सब है। फिर उसमें आ गया कि उसकी क्लास क्या है, तो वर्टिब्रेट्स के बाद फिर उसमें आ जाओगे इंटरनली, तो हम किसकी बात करेंगे, मैमल्स की बात करेंगे। तो बाकी कोई मैमल नहीं है, ये सारे मैमल्स हैं, ठीक है। ये रेप्टाइल्स है, ये एप्स में आ जाएंगे, ये एम्फीबियंस में आ जाएंगे, ये पाइसेस में आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपने इनको एक ग्रुप में रख दिया, वो कौन सा ग्रुप था, मैमल्स। क्लियर। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। टू नेम नेमिंग सिस्टम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया है। उसमें क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, वहां पर दो चीज़ों के बेस पे हम नाम रखते हैं, एक जेनेरिक नेम और दूसरा स्पीसीज नेम, ठीक है। वहाँ कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे, ऐसे ही बहुत कुछ साइंटिफिक नेम है जो आपको याद करने चाहिए, ठीक है। अपने आसपास जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जिनको आप डेली देखते हो, उनका साइंटिफिक नेम जरूर याद रखिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपस में बात करते समय उसको यूज़ करिए और कोशिश करिए कि कम से कम डेली 2-3 साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं, ठीक है। जो आस पास के प्लांट और एनिमल्स जो आप पर डे जिनको देख रहे हो, उनका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट। क्लियर। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जब अभी कहा ना आपने पूरा टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर होने के बाद, कि टैक्सोनॉमी की कैटेगरी का क्या कैटेगराइजेशन है, कैसे करते हैं, क्या सीक्वेंस होता है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या जिसको बोलते हैं रैंक। जब आप
कोई भी क्लासिफिकेशन करते हो तो उसमें एक स्टेप बाय एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और उसी सीक्वेंस पे हम किसको लिखते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को लिखते हैं या उनके रैंक को लिखते हैं, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस को यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखा गया जिसको आप कह रहे हो हायरार्की सिस्टम, ठीक है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो सारे जैसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, है ना, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सब क्या है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं और इनको कमांडली क्या बोलते हैं, हायरार्की सिस्टम। क्लियर। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्युपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सॉन, ठीक है। कि पर्टिकुलर टैक्सॉन जैसे मैमेलिया, अभी हमने कहा था ना, काउ, डॉग और गोट, ये सब एक ही कैटेगरी के लगभग हैं, तो इनको कहां रखा गया, क्लास में रखा गया, वो कौन सी है, मैमेलिया, ठीक है। तो ये उसका टैक्सॉन बन गया कि इसी टैक्सॉन में वो सारे एनिमल्स एक साथ कैटेगराइज कर सकते हैं। ईच कैटेगरी और टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा उसका अपना एक हायरार्की सिस्टम है। देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा टैक्सॉन होता है, किंगडम, किंगडम से छोटा फाइलम, फाइलम से छोटा क्लास, क्लास से छोटा ऑर्डर, इससे छोटा फैमिली, इससे छोटा जीनस और सबसे छोटा क्या होगा, स्पीसीज। मतलब स्पीसीज जो है वो यूनिट है क्लासिफिकेशन की, ठीक। एक किंगडम में कई सारे फाइलम, एक फाइलम में कई सारी क्लास, एक क्लास में कई सारे ऑर्डर, एक ऑर्डर में कई सारी फैमिली, एक फैमिली में कई सारे जीनस और जीनस में कई सारी क्या है, स्पीसीज हैं। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसी को कहते हैं क्या, हायरार्की सिस्टम। कैसे याद रखें, इसका जो है एक तरीका है याद करने का कि कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये स्टेटमेंट लिखा है, इसमें देखिए कीप का जो के है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किंगडम को। पॉट का पी किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइलम को। क्लीन का सी किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास को। अदरवाइज का ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को। फैमिली का एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ही को। गेट का जी किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को। और सिक का एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज को। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद करने में दिक्कत हो रही है तो ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। उससे ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। क्लियर है, जिसे कहते हैं हायरार्की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए अब एक यहां पर देखिए आपको एग्जांपल दिया गया है कि कंपैरिजन के साथ हम इसको समझेंगे कि कोई भी स्पीसीज को अगर आप कंपेयर करें तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे सबसे पहली बात आप देख रहे हैं, कैटेगरी की लिखा गया है टैक्सोनॉमिक हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने कहा कि सबसे नीचे कौन होता है, स्पीसीज, ठीक। उससे बड़ा जीनस, ठीक है, जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, किंगडम। सबसे बड़ा कैटेगरी कौन है, किंगडम। एक किंगडम में बहुत कुछ आ सकता है, बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे जीनस, बहुत सारे क्लास आ सकते हैं। अब देखिए इधर जैसे हम टैक्सॉन ले रहे हैं तो किंगडम क्या ले लिया, एनिमिलिया। एनिमिलिया एक किंगडम है, ठीक। फाइलम में क्या लिख सकते हैं, कॉर्डेटा। क्लास क्या है, मैमिलिया। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। फैमिली क्या है, होमिनिडी। जीनस क्या है, होमो। और स्पीसीज क्या है, सैपियन। तो ये ह्यूमन का क्लासिफिकेशन है, ये ह्यूमन का हायरार्की सिस्टम है। हम ह्यूमन की स्पीसीज क्या होती है, सैपियन। हमारा जीनस क्या है, होमो। हमारा फैमिली क्या है, होमिनिडी। हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। हमारी क्लास क्या है, मैमिलिया। हमारा फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। हमारा किंगडम क्या है, एनिमिलिया। अगर हम अपने आप को डॉग से कंपेयर करें तो हम यहां तक बिल्कुल सेम है। डॉग का भी किंगडम क्या है, एनिमिलिया। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। क्लास क्या है, मैमिलिया। तो यहां तक हम बिल्कुल सिमिलर हैं, उसके बाद डिफरेंसेस हमको मिलेंगे। तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस जब आप दोनों एनालाइज करोगे तब एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन बनेगा, एक हायरार्की सिस्टम बनेगा। क्लियर है, चलिए तो ये समझ गए होंगे आप। ऐसे बहुत सारी है चीजें जो आप प्रैक्टिस में अभी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वहां पर आप सीखेंगे। अब बेटा जितने भी हायरार्की सिस्टम आपने देखे उसमें पूरा एक सीक्वेंस था। सबसे छोटा क्या है बेटा, स्पीसीज। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज है। तो हम वहां से शुरुआत करते हैं कि स्पीसीज को समझते हैं कि स्पीसीज क्या होती है। तो देखिए यहां पर स्पीसीज के बारे में ये यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो टर्म आप बार बार बोल रहे हैं स्पीसीज, ठीक है, इसको किसने दिया था। तो देखिए द टर्म स्पीसीज वॉज क्वाइंड बाई इंग्लिश नेचुरलिस्ट
कौन थे वो? जॉन रे। ये नाम याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। जॉन रे ने 1627 और 1705 के आसपास इन्होंने अपना काम किया है। उसमें इन्होंने स्पीसीज टर्म को डिफाइन किया था, ठीक है, 17th सेंचुरी में। ही वॉज द फर्स्ट to provide a biological definition of the concept defining a species as group of organisms that are capable of interbreeding and producing fertile offspring, thus stabilizing it as the fundamental unit of classification. बेटा स्पीसीज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपस में इंटरब्रीड करेंगे और उनसे जो नए यंग वंस बनेंगे वो सब फर्टाइल होंगे, ठीक। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या है कि हम सारे ह्यूमन स्पीसीज एक ही ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, एक ही स्पीसीज हैं, तो हम आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारे यंग वंस होंगे वो फर्टाइल होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लें कि हॉर्स और डोंकी, हॉर्स एक अलग स्पीसीज है, डोंकी एक अलग स्पीसीज है, ठीक है। अगर इन दोनों में हम क्रॉस करा दें तो जो नया इंडिविजुअल बनता है वो म्यूल होता है, वो फर्टाइल नहीं होता है, वो कैसा रहेगा? वो स्टेराइल होगा। मतलब अगर स्पीसीज को आपने चेंज कर दिया तो उससे क्रॉस ब्रीडिंग से जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो फर्टाइल नहीं होगा। अगर आपको फर्टाइल यंग वन चाहिए तो स्पीसीज सेम रखना पड़ेगा, तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। तो स्पीसीज सिंपल से डेफिनेशन यहां पे इन्होंने दी है कि क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, दस स्टेबलाइजिंग इट हैज क्या? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहां पर जैसे देखो इस स्पीसीज को समझो जरा, ये अलग अलग 3 एनिमल्स यहां पर दिख रहे हैं आपको अलग अलग। पहला ये देखिए, इसको पेंगुइन बोलते हैं, ये टाइगर है, ये बटरफ्लाई है। जरा ध्यान से देखिए, इसकी स्पीसीज ये है, ठीक है, फॉर्स्टेरी, इसकी टिग्रिस, इसकी प्लेक्सिपस। क्या बताइए, ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत अलग है, ठीक। इनमें रिप्रोडक्शन से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हाँ, कुछ स्पीसीज काफ़ी क्लोज होती हैं, जैसे टाइगर और लॉयन, है ना, काफ़ी क्लोज है, उनका जीनस भी सेम है। टाइगर का भी जीनस पैंथरा होता है और लॉयन का भी जीनस पैंथरा होता है। तो अगर इनमें क्रॉस ब्रीडिंग कराओगे तो बनेगा लाइगर या टाइगन बन जाएगा, ठीक है। बट वो भी क्या होगा? वो स्टेराइल होगा, फर्टाइल नहीं होगा। क्लियर? तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग चाहिए तो क्या करना होगा? स्पीसीज हमारी सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, कुछ कॉमन नेम है, कुछ जेनेरिक नेम है, कुछ आपका स्पेसिफिक एपिथेट है। मैंगो है, पोटैटो है, ठीक है, नाइट सेट है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, लॉयन है, टाइगर है, लियोपार्ड है और मॉडर्न मैन है। अब जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा? मैग्नीफेरा इंडिका। पोटैटो का क्या होगा? सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। नाइट सेट का क्या होगा? सोलेनम नाइग्रम। टोमेटो का क्या होगा? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ब्रिंजल सोलेनम मेलेनोजेना। लॉयन का पैंथरा लियो। टिग्रिस का पैंथरा टिग्रिस। लेपर्ड का पैंथरा पैराडस, ठीक है। मॉडर्न मैन होमोसैपियन। तो बेटा ये सब थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, ठीक। अगर आपको ये नाम याद रहेंगे तो आपका एक अलग ही इस फील्ड में, टैक्सोनॉमिकल फील्ड में एक अच्छा आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए साइंटिफिक नेम जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, याद ही नहीं करते। और कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई इंटरव्यू दिया और सामने इंटरव्यूअर ने देखा कि अच्छा आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो आप ऐसे ही कहेगा कि अच्छा वो जो सामने पेड़ दिख रहा है इसका साइंटिफिक नेम बताओ। और अगर आप नहीं बता पाए तो आप नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। कारण क्योंकि अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो कुछ जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। खास करके जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो साइंटिफिक नेम मैंने कहा ना, पर डे कम से कम 2 जरूर याद रखिए, 2 याद करिए, आराम से जो है 11th 12th पास करते करते आपको बहुत सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम 500 या ऊपर, उससे ऊपर याद हो जाएंगे। केवल 2 पर डे याद करो, लिखते जाओ कहीं पर और दिन भर उसको बोलोगे, लगातार अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे हम लोग भी जब पढ़ते थे तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे पोटैटो है, अब सब्जी खरीदने गए वहाँ पे तो ऐसे ही खाली मजाक मजाक में उस आलू, उसे आलू नहीं बोलते, उससे कहते थे सोलेनम ट्यूबरोसम देना जरा। तो वो भी मेरी शक्ल देखता था, ये लोग कहाँ से आए हैं, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज ये बोली जा रही है। बट उससे क्या होता है कि आपको चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर याद करनी है तो उसको बिल्कुल आम भाषा की तरह यूज़ करना शुरू कर दो, आसानी से याद हो जाएगा, कोई टफ नहीं होगा। आपके जो साथ फ्रेंड सर्किल है उसमें भी ये आप लोग डेली एक नाम वो याद करें, एक आप याद करें, इस तरह से करके अगर आप ग्रुप बना के करोगे बहुत आसानी से हज़ारों नाम याद कर लोगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा जितने यहाँ लिखे हैं इतने जरूर याद हो जाए, ठीक है। चलिए, इसका भी एक टेस्ट होगा जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें आप अच्छे से करोगे तो पता चलेगा कितना याद है कितना नहीं है। चलिए,
तो स्पीसीज से आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाते हैं, जीनस। अब देखिए स्पीसीज का मतलब हो गया, जैसे आप कहीं रह रहे हैं तो आपका एक घर है, तो घर समझिए आपका एक स्पीसीज है, बट आपका घर किसी कॉलोनी में होगा, मतलब जो कॉलोनी है वो क्या है, वो जीनस है। कॉलोनी क्या है, वो जीनस है। एक कॉलोनी में कई सारे मकान होते हैं, मकान क्या है, वो आपका स्पीसीज है, वो यूनिट है, और उसमें ये जीनस में बहुत सारे आ गए। तो जीनस क्या है, जिसके अंदर कई सारी, जैसे यहां देखिए पैंथरा, 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 तीनों का जीनस सेम है, बट स्पीसीज देखिए अलग है। ये टिग्रिस है, ये लियो है, और ये पार्डस है। इनमें अगर आप क्रॉस ब्रीड कराओगे तो जो यंग वंस बनेंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे। अगर फर्टाइल टाइगर चाहिए तो टाइगर का टाइगर से ही होगा क्रॉस, लाइन चाहिए तो इसका इसी से होगा इनका, बट थोड़ा थोड़ा इनमें चेंजेस हैं, स्पीसीज इनकी अलग है, इसलिए हम इनको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बेटा जीनस क्या होता है, इट इज द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये तीनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बहुत क्लोज हैं एक साथ, है ना। आर स्पीसीज ऑफ जीनस सोलेनम, इनका सबका जीनस क्या है, सोलेनम है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेंगी प्लांट में और उनके फ्रूटिंग बॉडी में, ठीक है। लॉयन, लेपर्ड और टाइगर, इनका देखिए क्या है जीनस, पैंथरा, मतलब इनमें भी आपस में बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम द जीनस फेलिस, जिसका नाम है कैट। अच्छा आपने कभी देखा होगा कैट को, जब आप देखो ध्यान से तो ऐसा लगता है छोटा टाइगर है वो, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर। लेकिन कारण क्या है, उसकी जो बनावट है, उसका जो बॉडी, केवल साइज अगर बिल्ली को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो टाइगर की तरह लगेगा आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर उनके फीचर्स काफी मिलते जुलते हैं, बट जीनस अगर देखें तो कैट की क्या है, फेलिस, और इसकी क्या है, पैंथरा। इस वजह से साइज में वो चेंज है, ठीक है। यहां देखिए साइज लगभग बराबर है, क्योंकि इनका सबका जीनस क्या है, बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर हम जीनस की बात करते हैं, तो एक जीनस के अंदर क्या होता है, मोर देन वन स्पीसीज आ सकती है, इस बात को समझिएगा। जैसे एक कंट्री है इंडिया, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो कई सारे स्टेट्स मिलके एक इंडिया बना, वैसे कई सारी स्पीसीज मिलके एक जीनस बनता है, ठीक है। फिर उससे बड़ा आता है फैमिली, ठीक है। अब जैसे अभी बात की गई कि आप कई सारे मकान मिलते हैं तो क्या बनता है, कॉलोनी बनती है, कई सारी कॉलोनी मिलके एक एरिया बनता है, एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर समझिए फैमिली है, एक फैमिली में कई सारे जीनस और एक जीनस में कई सारी स्पीसीज। तो फैमिली क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा। फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड्स सोलेनम, ठीक है, पिट्यूनिया और धतूरा, ये सब अलग अलग जीनस हैं, वो एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली कौन सी है, फैलिडी इंक्लूड्स पैंथरा एंड फेलिस। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि सोलेनम, सोलेनम जिसमें पोटैटो वगैरह आते हैं, ये एक आपका जीनस है सोलेनम, ठीक। एक जीनस कौन सा है, ये पिट्यूनिया, और एक जीनस कौन सा, धतूरा। इन तीनों की फैमिली एक ही है, मतलब इनमें फैमिली लेवल पे काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। ऐसे ही अभी हम कंपेयर कर रहे थे किसको, टाइगर को और कैट को। तो बेटा टाइगर का जीनस अलग है, कैट का अलग है, बट देखो फैमिली दोनों की सेम है, फैलिडी, ठीक है। इस वजह से उनमें सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती हैं। उनका जो फूड है, जो बिहेवियर है, लगभग थोड़ा सा मैच करता है, कारण क्योंकि उनकी फैमिली एक जैसी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पोटैटो, टोमेटो, पीपर प्लांट, ठीक है, कल्टीवेटेड टोबैको प्लांट, ठीक है, ये सारे जो प्लांट हैं वो सिर्फ एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, सोलेनेसी, ठीक। अब ये सब आप मॉर्फोलॉजी भी पढ़ोगे, क्लास 11th का ही जो अभी 5th चैप्टर है उसमें आएगा। तो ये कंपैरिजन हम वहाँ करेंगे, लीफ की, उनको लीफ, उनका फ्लावर, उनका रूट, उनका स्टेम, ये सब देखा जाता है, तब उस फैमिली को हम कैटेगराइज करते हैं कि हाँ ये सब एक ही ग्रुप में रहेंगे या अलग अलग रहेंगे। तो याद रखिए फैमिली, एक फैमिली में कई सारे जीनस और एक जीनस में कई सारी स्पीसीज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है बेटा ऑर्डर। एक ऑर्डर में कई सारी फैमिली आती है, मतलब बहुत सारी फैमिली जब मिलती है तो एक ऑर्डर बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, इसमें फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी भी आ रही है, कॉन्वोल्यूएसी भी आ रही है, इसमें कई सारे जीनस आ रहे हैं, कई सारी स्पीसीज आ रही हैं, तो इन सब का जो ग्रुप है वो ऑर्डर बनता है। तो ऑर्डर क्या है, इट इज द assemblage related families, एग्जाम्पल ऑर्डर पॉलिनोमियल्स इंक्लूड्स, फैमिली कौन सी, कॉन्वोल्यूएसी, एंड फैमिली कौन सी, सोलेनेसी। ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स कौन कौन सी, फैलिडी एंड कैनिडी, ठीक है। डॉग और कैट, ठीक है, ये सब क्या है, कार्निवोर्स, मतलब ये सब क्या खाते हैं, ये सीधे सीधे मीट खा रहे हैं, ठीक है, ये नॉनवेज चीज़ें खाते हैं, ठीक है।
तो उस केस में क्या होगा कि इनको कहाँ रखा गया है, कार्निवोरा में रखा गया। ठीक, इनका ऑर्डर जो है वो मैच कर रहा है दोनों का। ठीक है, स्पीसीज अलग है, जीनस अलग है, फैमिली अलग है, लेकिन ऑर्डर क्या है, सेम है। हमारा ऑर्डर अलग है। ठीक, हम प्राइमेट्स में आ रहे हैं, कार्निवोर्स में आ रहे हैं। तो डॉग और ह्यूमन को अगर कंपेयर करो तो वो ऑर्डर लेवल से अलग हो जाते हैं। किंगडम लेवल पे सेम है, फाइलम लेवल पे सेम है, क्लास लेवल पे सेम है, उसके बाद उनमें वेरिएशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ फैमिली। फिर आता है बेटा क्लास। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर। जैसे इट इज द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, एग्जांपल है प्राइमेटा, इसमें कार्नियोरा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये मैमेलिया की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइमेट है, और डॉग का, कैट का क्या है, कार्नियोरा। दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों का क्लास क्या है, मैमेलिया है। हमने कहा ना कि डॉग और ह्यूमन को अगर कंपेयर करो तो क्लास तक वो सेम है, हमारी दोनों की क्लास सेम है, बट ऑर्डर अलग अलग है। तो एक क्लास में कई सारे ऑर्डर आ सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज नोन एज क्लास। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा आता है फाइलम। कई सारी क्लासेस जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, फाइलम बनता है, या फिर आप उसको डिवीजन बोल सकते हो। तो प्लांट के केस में डिवीजन बोलते हैं, और एनिमल के केस में क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। ये याद रखना होगा, कहाँ डिवीजन लिखेंगे कहाँ। तो अगर आप प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो डिवीजन लिख देना, एनिमल का कर रहे हो तो फाइलम लिख देना। ठीक, तो इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। एग्जांपल है जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एप्स। बेटा ये देखिए क्लासेस अलग अलग हैं, बट ये सब कहाँ आते हैं, मैमेलिया, ये एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया, ये सारी क्लासेस अलग है। बट अगर हम देखें इनका फाइलम तो सब किस में आएंगे, कॉर्डेटा में। इसमें आएंगे कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा मतलब इन सब का जो फाइलम है वो सेम है, बट क्लासेस अलग हैं, उसके आगे सब कुछ डिफरेंट होगा। ठीक, तो फाइलम क्या है, ग्रुप ऑफ क्लास। ठीक, अब आया लास्ट हमारा कौन सा, किंगडम। ठीक, किंगडम आप जान ही रहे हो सबसे बड़ा टैक्सा है, सबसे बड़ा कैटेगरी है किसकी, टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी में सबसे ऊपर हम किसको रखते हैं, किंगडम को रखते हैं। तो किंगडम क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला। इसके अंदर बहुत सारे फाइलम आ जाते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम होता है। किंगडम कौन कौन से हैं, प्लांटी किंगडम है और एनिमिलिया किंगडम है। आप देखें तो हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें 5 किंगडम बताए गए हैं बेटा। सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, इसमें आपका अमीबा, पैरामीशियम आता है, इसमें सारे फंगस आते हैं, इसमें सारे प्लांट आते हैं, इसमें सारे एनिमल आते हैं। तो इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। इसको कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर, तो याद रखना सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम, उससे छोटा फाइलम या डिवीजन, उससे छोटा क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटा ऑर्डर से छोटा फैमिली, फैमिली से छोटा जीनस, जीनस से छोटा स्पीसीज। तो स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर, तो ये पूरा एक सिस्टम बन के तैयार हो गया जिसमें आपने देखा कि क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कंपैरिजन हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का। ये क्या है, मैन। ठीक है, ये मैन है, यहाँ पर ये हाउस फ्लाई है, ये मैंगो है और ये वीट है। ये दोनों प्लांट हैं, ये दोनों एनिमल्स कैटेगरी में। अब जरा ध्यान से देखो तो बायोलॉजिकल नेम अगर देखें तो मैन को क्या बोलते हैं बेटा, होमो सैपियन। इसको क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका। मैंगो क्या बोलते हैं, मैग्निफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ये सबका बायोलॉजिकल नेम मतलब साइंटिफिक नेम है। अब कैसे बना ये, तो होमो सैपियन में होमो क्या है, जीनस, और सैपियन क्या है, स्पीसीज। मस्का डोमेस्टिका में मस्का क्या है, जीनस, डोमेस्टिका क्या है, स्पीसीज। मैग्निफेरा इंडिका में मैग्निफेरा क्या है, जीनस, इंडिका क्या है, स्पीसीज। ट्रिटिकम एस्टिवम में ट्रिटिकम क्या है, जीनस, और एस्टिवम क्या है, स्पीसीज। तो बेटा जीनस और स्पीसीज मिला करके ही तो बनता है बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम। ठीक है ना। अब आगे देखिए फैमिली की बात करें तो बेटा मैन की जो फैमिली है वो क्या है, होमिनिडी। ठीक है, क्या है, होमिनिडी। यहां पर क्या है, मस्टिडी। यहां पर क्या है, एनाकार्डियसी। इसका क्या है, पोएसी। फैमिली सबकी अलग अलग है। ठीक, ऑर्डर इसका प्राइमेटा है, इसका डिप्टेरा है, इसका सेपिनटेल्स है, इसका पोएल्स है। सबका ऑर्डर अलग अलग है। क्लास मैमेलिया, इंसेक्टा, इनवर्टिब्रेट्स में ये इंसेक्टा है। डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है। क्लास भी अलग अलग है। फाइलम ये कॉर्डेटा है, ये आर्थ्रोपोडा है। ये क्या है, इसका
आर्थ्रोपोडा इसका क्लास होता है। इसमें एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये भी एंजियोस्पर्म। अब देखिए ये मैच कर गया। वीट का और मैंगो का क्या कॉमन है? फाइलम कॉमन है, ठीक, यहां सेम है। अब इधर देखो किंगडम, इसका भी एनिमिलिया और इसका भी एनिमिलिया, मतलब मैन और हाउस फ्लाई में कंपैरिजन करें तो दोनों का किंगडम क्या है? सेम है। और मैंगो और वीट में कॉमन करें तो उनका किंगडम भी सेम है और उनका फाइलम भी सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को ऑब्जर्व करके ही हम क्या बनाते हैं? क्लासिफिकेशन बनाएंगे, और इसी क्लासिफिकेशन से हमारी जो स्टडी है वो आसान हो जाती है और हमें चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर? तो ये हो गया। चलिए इसको याद रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन किसका है? मैन का, ये हाउस फ्लाई का है, ये मैंगो का है, ये वीट का है, ठीक है। इसको याद रखना है, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक। चलिए अब एक चीज़ है बेटा, नया टॉपिक इसमें आ रहा है, बॉटेनिकल गार्डन वगैरह वो सब इसमें आएगा, टैक्सोनॉमिकल एड्स। अभी जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है क्लास 11th में, ये टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो अभी नई एनसीईआरटी आ रही है, उसमें देखना है। तो फिलहाल ये चीज़ें अभी नहीं आ रही हैं, बट अभी तक हम लोग इसको पढ़ते थे, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना जरूरी है कि टैक्सोनॉमिकल एड क्या होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप पूरी टैक्सोनॉमी को समझना चाहते हैं, ठीक है, या जो लिविंग वर्ड है उसको समझना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से टूल्स है, ऐसे कौन कौन से ऐसे एड्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं चीज़ों को समझाने में। तो एक चीज़ आती है बेटा बॉटेनिकल गार्डन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम प्लांट्स को रखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनकी कल्चरिंग को समझते हैं, वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, पूरी एनालिसिस करते हैं, तो वो बॉटेनिकल गार्डन होता है। म्यूजियम आप जान गए होंगे, जहाँ पे फॉसिल्स की स्टडी वगैरह होती है, वहाँ पे वो रखे जाते हैं। की क्या है? ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए। हर्बेरियम, जहाँ पे हम प्लांट के जो रूट्स हैं, स्टेम हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं, उनको रखते हैं, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पर हम एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है, उनको वहाँ पे सेव किया जाता है। फ्लोरा, सारे इसमें प्लांट्स आते हैं। मैनुअल्स एक तरीका, एक बुकलेट टाइप में बनती है उसकी स्टडी के लिए। और मोनोग्राफ, जहाँ पर हम एक डाटा एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे कैटेगराइज करते हैं अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स को। तो ये सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे टैक्सोनॉमी को समझने में, और या क्लासिफिकेशन के लिए, या लिविंग नॉन लिविंग कंपैरिजन जो आप देख रहे हैं, या पूरा एक तरह से कहते हो कि बायोलॉजी सिस्टम को आसान बनाने के लिए इन सारी टूल्स और टेक्निक की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो इसमें एक एक करके आप बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है हर्बेरियम। हम लोग जब भी क्लास 10th में या 12th में पढ़ते थे, तो वहाँ पर ये हम लोगों से सीट बनवाई जाती थी, हर्बेरियम। अब शायद ये स्कूल में नहीं हो रहा है। ये एक प्रैक्टिकल का पार्ट होता था। इसमें क्या होता था कि आपको कहीं पर विजिट कराया जाता था, तो आप वहाँ गए, वहाँ पर आपने जो भी प्लांट आपने देखे हैं, उनका कोई मटीरियल, उनकी लीफ, उनका स्टेम, उनका रूट, जो तुमको वहाँ पे मिला उसको तुमने कलेक्ट किया, उसको लेके आए, उसको साफ़ करेंगे अच्छे से, उसको ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद आपको एक हर्बेरियम सीट मिलती थी, उस पर उसको पेस्ट करना होता था। फिर उसका नाम, कहाँ से कलेक्ट किया, किस डेट में कलेक्ट किया, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एक रिकॉर्ड आप बनाते थे कि आपने उस पर्टिकुलर जगह पर आपने विजिट की, वहाँ आपको ये प्लांट्स मिले, ठीक है। तो ये एनालिसिस जो होती थी, इसी को हम हर्बेरियम बोलते हैं। तो क्या होता है? इट इज़ अ स्टोर हाउस। क्या बोलेंगे? स्टोर हाउस ऑफ प्लांट specimens that are dried, pressed and preserved on sheet and arranged according to the universally accepted classification, ठीक। herbarium sheets are labeled with information about date and place of collection, English, local and botanical names, family and collector name। ये पूरा एक डाटा एक सीट पे बन जाता था, और उसमें बहुत सारे प्लांट को हम लोग कैटेगराइज करते थे। फिर वो फाइल जमा होती थी, तो वो चेक होती थी, उस पर मार्क्स मिलते थे। तो ये एक प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो हर्बेरियम सीट उसको बोलते थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था ये, इसमें बच्चों को बाहर ले जा करके और चीज़ों को समझाने में आसानी होती थी। नए नए प्लांट्स, एनिमल्स को कलेक्ट करते थे, तो उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता था, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिफिक नेम वगैरह वो सीखते थे। तो काफ़ी हेल्पफुल टूल था ये हर्बेरियम, जिससे आसानी होती थी। बट धीरे धीरे सिलेबस जैसा कि चेंज हो रहा है, अब ये सारी चीज़ें वहाँ से हट गई हैं। आगे देखिएगा बेटा, दूसरी चीज़ आती है बेटा बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। ये बहुत बढ़िया जगह होती है, यहाँ बच्चे जाते हैं रिसर्च के लिए, नए नए प्लांट्स वगैरह वहाँ पर देखते हैं। तो बेटा बॉटेनिकल गार्डन की बात करें तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है,
और कलेक्ट करने के बाद वहाँ पर हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी नेमिंग वगैरह हम वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि ईच प्लांट्स इज लेबल्ड विद बॉटेनिकल नेम एंड फैमिली। वहाँ पर क्या होगा कि जब आप जाओगे देखने तो प्लांट के ऊपर वहाँ पे लिखा रहता है उसका साइंटिफिक नेम, उसका कॉमन नेम, उसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी वहाँ लिख देते हैं। तो एक चार्ट सा लगा होता है पेड़ के ऊपर या जो भी वहाँ पर प्लांट रखा होगा, तो उससे क्या होगा कि आप उस प्लांट के बारे में समझेंगे। ठीक है, फेमस बॉटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा जो कि इंडिया में है। ठीक, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारे लखनऊ में है, निशादगंज में है। कभी आप विजिट करेंगे वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पर आपको बढ़िया अलग अलग तरीके के प्लांट्स और अलग अलग तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह वहाँ मिलेंगे। वो सब उनके एक एक नेमिंग प्रॉपर है, आप उसको बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो बॉटेनिकल गार्डन भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में। ठीक है, नए नए प्लांट्स वगैरह के लिए। उसी तरीके से आता है बेटा बायोलॉजिकल म्यूजियम। म्यूजियम पहले आप चिड़ियाघर वगैरह जाते थे, वहाँ पे म्यूजियम देखते थे। तो म्यूजियम आपको पता ही है, वहाँ पर अलग जो हमारे एनिमल्स जो अब इस अर्थ पे नहीं है, जो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं या जो एक्सटेंट हो चुके हैं, उनके फॉसिल्स वहाँ रखे हैं। डायनासोर वगैरह के बारे में भी आप काफ़ी वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो क्या होता है म्यूजियम? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द स्टडी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, म्यूजियम में क्या क्या है? स्पेसिमेंस प्रिजर्व इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है, कंटेनर्स और जार, बड़े बड़े कंटेनर या जार में हम एनिमल्स को, उनके फॉसिल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्व ड्राई स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इंसेक्ट प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेज आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। ठीक है, स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स एंड कलेक्शन ऑफ एनिमल्स स्केलेटन। जिस एनिमल का जो भी मिला, जो इस अर्थ पे अब नहीं है, पहले थे अब नहीं है, तो उनके बारे में जानने के लिए, उनके एनालिसिस करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं और एक म्यूजियम बना करके वहाँ पर ये चीज़ें रखते हैं, जिससे कि जो भी जो वहाँ विजिट करेगा उसको उनके बारे में चीज़ें पता चल पाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका था चीज़ों को समझाने का। फिर आता है बेटा जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो अच्छी जगह है जूलॉजिकल पार्क में। जू आप समझिए, these are the places where live wild animals are kept in protected environment under the human care. It help to learn about their food habits and behavior. ऐसे एनिमल्स जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, जो हमें आम देखने को नहीं मिलते हैं, उनको वहाँ रखा जाता है, उनकी देखरेख की जाती है और फिर जब आप वहाँ विजिट करेंगे तो उनके बारे में आपको बताया जाता है, उनसे जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो ये भी एक तरीका है एनिमल्स को समझाने का, उनके बारे में उनको समझने का, उनको देखने का, उनको कैसे रखा जा सकता है, उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो क्यों ख़त्म हो रहे हैं, उनकी संख्या क्यों कम हो गई, ये सारी बातें आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता बेटा ये की सिस्टम है, ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए है। की में क्या होता है कि इट इज़ एन एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। जैसे आपको कोई एनिमल दिखा तो आपने कहा कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं, फिर आपने कहा कि ये सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी हैं, तो सिमिलरिटी को आगे टिक किया, डिससिमिलरिटी को हटा दिया, फिर उसमें भी फिर देखा कि हाँ ये है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया को कंपेयर करें और कोई एक बैक्टीरिया दिया गया आपको, कोई दूसरा अमीबा दिया गया, तो आपने कहा कि हाँ ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है दोनों में? यूनिसेलुलर, तो वो सिमिलरिटी होगी। डिससिमिलरिटी क्या है? ये प्रोकैरियोट, वो यूकैरियोट। एक उस तरह से कंपैरेटिव स्टडी करके हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन देयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। उसमें कपलेट बनाते चलते हैं, यस नो करते हुए हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें रिजेक्शन भी होता है और एक्सेप्टेंस भी होता है। ईच कपलेट हैज़ टू अपोजिट ऑप्शंस, ऑफ दीज ओनली रेलिवेंट ऑप्शंस इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। ठीक है, मैंने कहा ना कि एक मान लीजिए यूकैरियोट, उन्होंने कहा प्रोकैरियोट, ये कपलेट बना, फिर आपने देखा नहीं ये प्रोकैरियोट है तो उसको टिक किया, यूकैरियोट को रिजेक्ट किया, तो एक एक्सेप्ट होगा, एक रिजेक्ट होगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। उससे आपको एक लीड मिलती है। जैसे कोई आपने देखा होगा केस वगैरह होता है, क्राइम पेट्रोल वगैरह आप देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि कोई केस है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो पुलिस वहाँ पे जांच पड़ताल करती रहती है, तो कोई उनको एक लीड मिलती है ना, कोई एक सुराग मिलता है, कोई एक चीज़ ऐसी मिलती है जहाँ से वो शुरुआत करते हैं। तो आपने सुना होगा वो कहते हैं हाँ एक लीड हमें मिली है, तो जो लीड मिलती है उसी पे वो काम करना शुरू करते हैं। उसी में फिर वो बाल की खाल निकालते हुए यस नो करके वो चीज़ों को पकड़ते हैं और वहीं से उनको क्रिमिनल तक पहुंचने का एक क्लू मिल जाता है। तो वही क्लू जो है लीड है, उसको हम की बोलते हैं। ठीक है, जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो सके। ठीक है,
चलिए इसके बाद बेटा फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग्स, ये सब भी टूल है जो हमें टैक्सोनॉमी को समझाने में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फ्लोरा में हम क्या करते हैं, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ गिवन एरिया। फ्लोरा में हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। मैनुअल्स की बात करें, द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। ठीक है, तो वो मैनुअल बन जाता है, उस मैनुअल को देख करके आप वहाँ के बारे में जान सकते हैं। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ में क्या है, द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। ठीक है, कैटलॉग्स में अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीसीज, तो मोनोग्राफ अलग है, कैटलॉग अलग है। तो मोनोग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, एक डाटा रिकॉर्ड मिल जाता है उस पर्टिकुलर टैक्सॉन के लिए। और कैटलॉग में हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल लिस्ट होता है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं किसी भी स्पीसीज को या जीनस को। ठीक है, तो ये सारे जो टूल्स थे, जिसमें आपने क्या क्या देखा, बॉटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, कैटलॉग, मैनुअल्स की, है ना, फ्लोरा और मोनोग्राफ, ये सारे के सारे टूल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं क्लासिफिकेशन में, सिस्टम को समझाने में, सिस्टमैटिक्स को समझने में, टैक्सोनॉमी को समझने में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। हालांकि अब ये सिलेबस से हटा दी गई हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी में शायद नहीं है, जो नई एनसीईआरटी आ रही हैं, बट पहले ये था, तो थोड़ा बहुत आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है, इसको समझना, दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल था, बट सिलेबस से हटा रहे हैं, उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट हो वो मुझे नहीं पता है फिलहाल, बट आप लोग इसको थोड़ा बहुत समझ के चलिएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये एक प्रैक्टिस पेपर है, कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैंने दिया है, इसको देखिएगा, इसको करिएगा। तो ये जो चैप्टर था क्लास 11th का पहला चैप्टर था हमारा, द लिविंग वर्ड, उसमें इतनी सारी बातें आपको समझनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो जाहिर सी बात ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा अच्छे से, और हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम इसका जो है एक नया जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो लेके आएंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी और बाकी सब लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जुगिया।